बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम सेकेंड ईयर में जो अभी आर्टिकल लास्ट टाइम पढ़ा था, हम लोगों ने मास इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, जो क्लास में आपको पढ़ाया गया था। अब इंशाल्लाह इसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और जो हमारा रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक हमारे कोर्स में नेक्स्ट आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी मीन इसके वर्ड से अगर हम देखें तो एक ऐसे एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी मीन रेडिएशन से एसोसिएट होता है, मीन रेडिएशंस के साथ। अब इसका मतलब है रेडियो एक्टिविटी क्या है? ऐसा आपके पास प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर हम एटम्स को टूटते हुए देखते हैं। इन एटम्स को टूटने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आप हैवी न्यूक्लियाइज को डिसइंटीग्रेट होते हुए टूटते देखते हैं और मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं। जब मैं आप लोगों को मास इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा रहा था और बाइंडिंग एनर्जी की कर्व आपको बता रहा था, समझा रहा था, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जब कर्व मैंने आपको समझाई तो उसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 50 और 60 होता है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते रहते हैं और स्टेबल करने के सिलसिले में वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते हैं। मीन जो उनके हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो अपने न्यूक्लियंस की कुर्बानी देते हैं। न्यूक्लियन मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब है जब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुर्बानी देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर शिफ्ट करते जाते हैं एलिमेंट्स। अब जब वो स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर शिफ्ट करेंगे तो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाते जाएंगे। सो रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन हम करते हैं, लिखी हुई है, द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू अ लाइटर न्यूक्लियाई अलोंग विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन अल्फा, बीटा, गामा, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस मेरे खुद ब खुद हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। इसका मतलब है ऐसे न्यूक्लियाई होंगे कि जो खुद ब खुद अपने आप को तोड़ते जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट करते जा रहे हैं, ब्रेक करते जा रहे हैं और ऐसे न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं कि जो फर्दर आपको स्मॉलर न्यूक्लियाई बना के दे रहा है। और स्मॉलर न्यूक्लियाई का मीनिंग ये है कि वो बेसिकली अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं। तो अब उस स्टेबिलिटी के प्रोसेस को अचीव करने के लिए वो करते क्या है? एमिशन करते हैं। किसकी? रेडिएशन की। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। ये दो नई टर्म्स होगी आप लोगों के लिए, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो, जिसको इंशाल्लाह इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल के अंदर जो बेसिक फोर्सेस है, ठीक है, और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ है, उसके अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे तफसील से। अब प्रिंसिपल क्या है? ये बेसिकली अगर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो इस आर्टिकल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हम बेसिक इस आर्टिकल के अंदर किन पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे जिनकी मदद से हम ये तमाम चीज़ें अचीव करेंगे। तो कह रहा है आपके पास रेडियोएक्टिविटी अकर्स इन दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। इसका मतलब है ये सारा का सारा मामला किसके लिहाज से? प्रोटॉन के लिहाज से, ठीक है। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम ये देखते हैं कि वो न्यूक्लियस जो है हैवियर होता जा रहा है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन बढ़े और न्यूट्रॉन नहीं बढ़े, नहीं, प्रोटॉन के लिहाज से न्यूट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस हैवी होता जाता है। लेकिन चूँकि चार्ज पार्टिकल हमारे पास प्रोटॉन है तो उस प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड जो बहुत मेन पॉइंट है इसके अंदर, जिसको बेसिकली हमने डिस्कस करना है, कि वो बेसिकली उन दो फोर्सेस का डिस्कशन है, जिन दो फोर्सेस को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम अभी आपको पढ़ाते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक, या चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्ड से आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। जब हमने इस सेकंड ईयर के अंदर पहला चैप्टर का पहला आर्टिकल कूलम्ब लॉ पढ़ा तो वहाँ पे कूलम्ब लॉ फोर्स ऑफ रिपल्शन पढ़ी या अट्रैक्शन पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी। तो चूँकि आप उससे वाकिफ़ हैं तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक ही अभी कहना पसंद करेंगे। और दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बेसिकली इनका क्या रिलेशन है? हम ये देखते हैं कि अगर न्यूक्लियन को देखा जाए तो न्यूक्लियन बेसिकली क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब ये समझो प्रोटॉन से प्रोटॉन के दरमियान में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है।
बेसिकली जब आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो 3 तरह की फोर्सेस पाई जा रही होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चूंकि यहाँ पे बहुत कम होता है इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, डिस्कस नहीं करते। अब बाकी रहेगी 2 चीज़ें, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो अब क्या है, हमने इसका पहला पॉइंट ये डिस्कस किया कि ऐसे एलिमेंट्स के अंदर ये डिस्कशन होती है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है। अब ग्रेटर देन 82 इसका मतलब है 82 से जो लेस हैं उनमें क्या सिलसिला होगा, 82 से ग्रेटर में क्या सिलसिला होगा। हम ये देखते हैं कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से लेस होता है उनका कॉमन बिहेवियर ये देखा गया है कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। किसकी निस्बत? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की निस्बत। इसलिए वो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट नहीं होते, टूटते नहीं हैं। लेकिन ऐसे तमाम एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है उनके अंदर हमने ये देखा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, ठीक है, जो एक प्रोटॉन से प्रोटॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर देती है। अब जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगी तो क्या वहाँ से न्यूक्लियस के टूटने का आगाज़ हो सकता है, एटम के टूटने का खतरा हो सकता है। तो जहाँ पे एटम के टूटने का खतरा हुआ तो एटम ने क्या कहा, नहीं भाई अब तो अगर एक कमरा है उसके अंदर 3 लोग रह सकते हैं, 8-9 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब 8-9 लोग और बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि अब उस कमरे में रहने की जगह भी नहीं है। जब रहने की जगह भी नहीं है तो क्या किया जाएगा, उस कमरे से लोगों को निकाला जाएगा, क्योंकि अब उनके दरमियान में इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं। सेम यही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर भी कि आपके पास अब फोर्स ऑफ रिपल्शन उतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहता है न्यूक्लियस को, चलो भैया अब यहाँ से निकलना शुरू करो, ठीक है। अब वो आस्ता आस्ता न्यूक्लियस को निकालना शुरू करता है। जब वो न्यूक्लियस को निकालना शुरू करता है तो किसकी वजह से? इसका मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गई, इस वजह से उसने प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को निकालना शुरू कर दिया, डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर दिया। अब जब डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर दिया तो ये प्रोसेस बेसिकली हेनरी बेकल ने किया था सबसे पहले, ठीक है, कि वो क्या कर रहा था, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स लेके और उनके ऊपर कॉपर के जिलेट की शीट चढ़ा के और रेडिएटिविटी को ऑब्जर्व कर रहा था, जिसका एक बड़ा बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट आपने 9th-10th की क्लासेस के अंदर देखा भी हुआ है। अब इसके अंदर आप लोगों ने देखा हुआ है कि हम लेड ब्लॉक को यूज़ करते हैं। अब लेड ब्लॉक को जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेड ब्लॉक को क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए कि इसके अंदर रेडिएटिव एलिमेंट ऐसा है कि उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या है बच्चों कि हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट, वो जो मैट्रिक में हमने किया था उसी को हम रिपीट करते हैं, एक दफ़ा रिव्यू आपके पास आ जाए। क्या जी कि एक लेड ब्लॉक लिया, उस लेड ब्लॉक के अंदर हमने एक रेडिएटिव सब्सटेंस रख दिया। जैसे उसके अंदर रेडिएटिव सब्सटेंस रखा तो रेडिएटिव सब्सटेंस तो वो था जिसके अंदर बेतहाशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे और एटम के या न्यूक्लियस के टूटने का खतरा हो गया था। तो क्या कर दिया, अब कमरे के अंदर लोग ज़्यादा हो गए तो कमरे के अंदर जो पहले से मौजूद लोग थे उन्होंने नए आने वाले लोगों को कमरे से निकालना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ पे रहने पे फ़र्क पड़ रहा है, हमारे रूम में स्पेस कम मिल रही है हमें, ठीक है। तो जब रूम के स्पेस मिल रही है तो जो लोग पहले से रह रहे थे उन्होंने नए आने वाले लोगों को, नए आने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। सो क्या हुआ ज़रा देखिएगा, लेड ब्लॉक से रेडिएटिव सब्सटेंस से रेडिएशन इमिट होना शुरू हुई। हमने एक छोटा सा होल क्रिएट किया, जैसे ही शीट से गुजरे हमने वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट्स हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं। अब हमने देखा कि एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर, क्या ये देखिए आप, ब्लैक लाइन, ब्लू और रेड, अगर आप गौर से देखें तो ब्लैक लाइन की तरफ बीटा पार्टिकल्स, ब्लू आपके पास आ गया पॉजिटिव और बीच में अनडिफ्लेक्टेड गामा। इसका मतलब है इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि बेसिकली जब एक रेडिएटिव एलिमेंट को किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उसके टूटने के चक्कर में कुछ पॉजिटिव पार्टिकल इजेक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव, और कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जिन पर चार्ज नहीं होता, वो सीधे चले जाते हैं।
सो हमने कहा कि वो तमाम पार्टिकल जो पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन में बेंड हो गए वो नेगेटिव पार्टिकल, उनको बीटा का नाम दे दिया। ऐसे तमाम पार्टिकल जो नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए उनको हमने पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का नाम दे दिया। और ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट ही ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनकी सेहत पर कोई फर्क ही ना डाला, तो उनको हमने क्या दिया, गामा रेज। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो तीन बेसिक हम रेडिएशंस पढ़ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग अलग ये अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज़ भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब क्या क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ये एटम के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियाई। आयोनाइज का वर्ड यूज़ कर दिया ना। और आयोनाइजेशन अगर बच्चों आपको याद हो, जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बेसिकली बताया था आयोनाइजेशन क्या है, वो एनर्जी जो बेसिकली इमिट करवाती है इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, इसका मतलब है एटम क्या है, अगर हीलियम का एटम है यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाऊँ तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और इसमें एक ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज आवर हीलियम एटम। लेकिन मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डबली आयोनाइज्ड। आयोनाइजेशन तो होता है किसी को रिश्वत दे दो, ठीक है। जैसे हम अक्सर यहाँ पर अपने देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में डिफरेंट किस्म की स्विचिंग होती रहती है, कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में स्विचिंग होती रहती है। इसी तरह से आप ही यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने एनर्जी की फॉर्म में रिश्वत दे दी उसको। जैसी रिश्वत दी तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये निकल गए, इसका घर छोड़ के। जब इनके जेब में पैसा आ गया तो अब इनके पास पैसा है तो पैसा जिसके पास है वो टिकता तो नहीं है फिर, ठीक है। इनके पास एनर्जी आई तो ये टिके ना, ये फ्री हो गए। जैसे ये फ्री हुआ मेरे बच्चों तो अब क्या हुआ, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो फिर पीछे क्या बचा, फिर तो सिर्फ न्यूक्लियस बच गया ना। एटम तो रहा ही ना। एटम किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन रहे ही नहीं तो क्या उसको फिर डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस कहना ज़्यादा बेहतर होगा। एटम को, लेकिन एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मतलब अब सिर्फ क्या बच गया, अब सिर्फ मेरे पास मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बच गया। नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के निस्बत इसका जो मास है उससे 4 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। ये देखिए, और इसके ऊपर +2e चार्ज है। +2e अभी आपको बताया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो न्यूक्लियस के अंदर तो 2 प्रोटॉन मौजूद है, पॉजिटिव तो मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसके ऊपर +2e चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसके ऊपर +2e चार्ज आ गया। आपके पास क्या हुआ यहाँ से कि अब इसका जो मास है 4 गुना बढ़ गया। आगे को चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं तो कह रहा है डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों जी, इसलिए कि हम ये देख रहे हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल है, हमने कहा ना 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही कोई नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। सो इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाले हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड के वाले हो, हमारे ऑलरेडी चैप्टर 11 में 12 में 13 14 तमाम चैप्टर में बड़े तफसील से पढ़ चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाले किसी चार्ज पार्टिकल को किया जाता है तो उसके साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक स्ट्रेट डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर देता है, ठीक है, मूव करना शुरू कर देता है, और मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के सर्कल में घुमाना शुरू कर देता है। सो बोथ फील्ड्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पावर इज वेरी लार्ज। इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, ठीक है। क्यों? जब हम कह रहे हैं कि इसका मैस 4 गुना है मैस ऑफ हाइड्रोजन से। मेरे बच्चों आप ये समझ लो, ठीक है, कि एक साइकिल खड़ी है, आप ये समझ लो कि एक साइकिल खड़ी है और उसको एक 22 व्हीलर ट्रक या बहुत बड़ी गाड़ी आकर टक्कर मारती है तो साइकिल किधर जाएगी? साइकिल उड़ती हुई कहीं जाएगी। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ ये कोई भी एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के गिर्द यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से हीलियम न्यूक्लियाई ये एक अल्फा पार्टिकल आता है, अल्फा पार्टिकल आके हिट करेगा किसको? इस इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल अब इलेक्ट्रॉन का मास
तो बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, और इसका मास हाइड्रोजन के मास का भी 4 गुना है। सो क्या करेगा, एक हैवी पार्टिकल आके जब इस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये हमें नज़र ही कहीं नहीं आएगा, ये हमें नज़र ही नहीं आएगा। जैसे एक बहुत छोटी सी गाड़ी को आके बहुत बड़ा टक्कर मारे तो ऐसा ही उसके साथ होता है। सो ये आपके पास आ गया, पेनिट्रेटिंग पावर इज़ वेरी स्मॉल। अब जब एक आप समझ लो एक ऐसा बंदा है, ठीक है, जो जहाँ पर भी जाता है, जो जहाँ पे इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जहाँ पर भी जाता है हर बंदे से लड़ाई करता है, तो क्या वो लोग उसके साथ अपने साथ बैठने की जगह देंगे? कभी भी नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्फा आता है और आके यहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर देता है, हर एक से झगड़ा करता है, जब हर एक से झगड़ा करता है तो इसको क्या कोई पेनिट्रेट होने देगा? कोई भी इसको पेनिट्रेट नहीं होने देगा। सो क्या होगा, इसने अपनी एनर्जी तो सारी लड़ाइयों में लगा दी, तो पीछे बचा क्या? कुछ भी नहीं। जब पीछे कुछ भी नहीं बचा तो पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत कम हो गई। सो इवन अ पीस ऑफ पेपर ब्लॉक अल्फा पार्टिकल, वो जो आपकी बुक का पेज होता है, ठीक है, वो पेज इस अल्फा पार्टिकल को आराम से रोक लेता है। क्यों? एक ऐसा शख्स जो हर एक से लड़ाई करता है तो हर बंदा उसके अगेंस्ट खड़ा है, ठीक है, उसको मज़ामत मिल रही है, आगे जाने का रास्ता नहीं उसको मिल रहा। सो पेनिट्रेशन पावर इसकी ना होने के बराबर है। आगे चलते हैं, मूविंग स्मॉल वेलोसिटी एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल। जब एक चीज़ है ही बहुत मैसिव, जब एक चीज़ है ही मैसिव, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियस बात है, बहुत कम होगी। ठीक है, इस चीज़ को कैसे बता सकते हो अपने बच्चों को कि हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसका एक्सेलरेशन इतना कम होगा। एक ट्रक खड़ा और एक साइकिल खड़ी है और आप दोनों को एक ही फोर्स से धक्का देते हो, शायद साइकिल तो आगे चली जाए, ट्रक को तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, शायद धक्का लग के आप पीछे आ जाए। ठीक है, इसका मतलब है चूंकि ये मैसिव है तो मैसिव होने की वजह से इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। एमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल डिक्रीज a इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 2। क्या मतलब है, जब एक अल्फा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट से निकलेगा तो उसके मास नंबर में 4 का डिक्रीज करेगा और उसका एटॉमिक नंबर में 2 का। देखिए जरा गौर से, x a और z, दैट इज द प्रॉपर जनरल फार्मूला। कि किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके टॉप पे मास नंबर है, उसके बॉटम पर एटॉमिक नंबर होता है। जब इससे अल्फा डिके करवाया, जब इससे अल्फा मिशन करवाई मैंने बच्चों, तो मैंने देखा a में से अल्फा जब माइनस होगा तो अल्फा का मास 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन था, तो क्या हुआ, मास नंबर में 4 का डिक्रीज और एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज। एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक नंबर तो हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर, अल्फा के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। सो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एटॉमिक नंबर कम हो गया 2 का। सो ये गौर से देखोगे, हीलियम न्यूक्लियाई प्लस एनर्जी भी हमें हासिल होती है। इसके एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस की गई हैं कि यूरेनियम लिया गया 23692, इससे थोरियम बन गया, जब अल्फा डिके हुआ 234 and 4, ठीक है, और आपके पास फर्दर, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस कर दिया। ये आपके पास यहाँ पर इस तरह से आ जाता है ये, ठीक है। दूसरा है रेडियम से रेंडान बना, हीलियम और एनर्जी आ गई, ठीक है। ये तो बेसिकली आपके पास वो पहला पार्टिकल इन रेडिएटिव रेडिएशंस का जो बहुत मैसिव था, ठीक है। अब इसे लाइटर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी बच्चों हम बीटा पार्टिकल की तरफ, ठीक है। अब हम बीटा पार्टिकल की तरफ आते हैं और देखते हैं जी बीटा पार्टिकल है क्या। वो कह रहा है बीटा पार्टिकल ऑफ 2 टाइप्स। बीटा पार्टिकल था कौन सा? हमने जब वो एक्सपेरिमेंट देखा था तो हमने देखा था बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट में बीटा पार्टिकल वो पार्टिकल था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था। अब पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो उसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज था। सो बीटा पार्टिकल इज ऑफ 2 टाइप्स, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और एक बीटा पॉजिटिव। ये नई चीज़ आपके पास आ गई। हम तो छोटी क्लासों में इलेक्ट्रॉन पढ़ते आए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया जो पॉजिटिव भी होता है? हमने तो पॉजिटिव सिर्फ प्रोटॉन ही पढ़ा है, इसका मतलब ये कोई नई चीज़ आ गई है, इसको समझना है। चलें इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मास एंड चार्ज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो मास होता है और चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज के इक्वल होता है। डिफ्लेक्ट बोथ बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस बात है, चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको तंग करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसको तंग करेगा, ठीक है। एक इसको सीधी लाइन में लेके जाते रहेंगे और इसको चक्कर में घुमाते रहेंगे,
आयोनाइजेशन पावर इज़ वेरी स्मॉल। क्यों? ये थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब कम लड़ाई करता, आप समझ लो। एक ऐसा आदमी जो सलाम दुआ भी अच्छी रखता है, उठना बैठना भी थोड़ी, कभी कभार कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके मिजाज के साथ नहीं मिलते, उनसे हल्का फुल्का झगड़ा कर लेता है, ठीक है। तो जब हल्का फुल्का झगड़ा कर लेता है, इसका मतलब है इसका आयोनाइजेशन पावर जो है स्मॉल है। क्यों? मैस बहुत कम है ना। जब मैस कम है तो झगड़े कम करेगा, जब झगड़े कम करेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसको ज़्यादा लोग ऑब्जॉर्व करेंगे, ज़्यादा लोग उसको अपने पास बैठाने की कोशिश करेंगे। मीन पेनिट्रेटिंग पावर इज़ वेरी लार्ज। पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट कितना करेगा? इजली पास फ्रॉम पेपर। हमने अल्फ़ा में देखा था कि पेपर उसको ब्लॉक कर लेता था, एक सिंगल पेज ऑफ पेपर उसको ब्लॉक कर लेता था, ये उसको आराम से पार कर जाता है। हत्ता कि 1 सेंटीमीटर ऑफ एल्युमिनियम शीट तक को भी ये पास कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो 20 बाद 1 सेंटीमीटर तक जाएगा, वहाँ जाके ये रुक जाएगा। मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी ऑलमोस्ट 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कि ये अच्छी खासी हाई स्पीड से मूव करता है, तकरीबन 90% स्पीड ऑफ लाइट से। अब आते हैं जी उस पोर्शन की तरफ जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि बीटा पार्टिकल है। तो बीटा पार्टिकल की 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे अब नई चीज़ जो आप लोग समझोगे, ठीक है, इसका तफसील इंशाल्लाह इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखें ज़रा, जब एक बीटा डिके हो रहा है तो बीटा डिके 2 तरह से, एक बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। अब बीटा नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है यार। हमने तो ये पढ़ा ना न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया भाई? बेसिकली क्या होता है मेरे बच्चों कि एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है। बेसिकली क्या होता है कि न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, और न्यूट्रॉन जब टूटेगा, ठीक है, ये देख लें, न्यूट्रॉन मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 0, क्योंकि उसका चार्ज तो है नहीं है। सो जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? एक 1 एक प्रोटॉन, साथ एक इलेक्ट्रॉन, साथ में एंटी न्यूट्रिनो, इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। ये अब नई चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसमें परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल में इसको तफसील से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद रख लो एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि आप लोगों का रेड्यूस सिलेबस था, तो हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ रहे थे प्रीवियस डान ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो उसके अंदर बेसिकली पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन का आर्टिकल था, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना था, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज़ का एंटी मौजूद है, तो ये एंटी है। उस चूँकि हमारा रेड्यूस सिलेबस था, तो रेड्यूस सिलेबस की वजह से ये चीज़ नहीं पढ़ सके, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल में इंशाल्लाह मैं आपको ये तफसील से पढ़ाऊँगा। क्या है? जब एक बीटा नेगेटिव डिके होता है तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या है? अब देखो, एक न्यूट्रॉन टूटा पर एक प्रोटॉन बन गया। जब एक न्यूट्रॉन टूटा एक प्रोटॉन बन गया तो मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मास नंबर क्या है? या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन बन गया तो मास नंबर तो उतना ही है। हाँ, अब क्या हो रहा है कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन साथ में आ रहा है, एक प्रोटॉन प्लस निकल गया ना, प्रोटॉन प्लस निकल गया तो एक ज़्यादा हो गया। ये बीटा नेगेटिव और एंटी न्यूट्रॉन साथ में एनर्जी। एग्जाम्पल क्या है? थोरियम से पी बन रहा है बीटा नेगेटिव, और ये बीटा पॉजिटिव क्या है? ये अब थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पे तो न्यूट्रॉन था जो न्यूक्लियस के अंदर था, ये वो केस है जिसके अंदर हम देखते हैं तो एक प्रोटॉन टूट रहा है। ये एक नई चीज़ है, बिल्कुल ही नई चीज़ है आप लोगों के लिए, कि प्रोटॉन बेसिकली डिसइंटीग्रेट हो रहा है और आपके पास क्या बन रहा है? एक नेगेटिव, ठीक है, एक बीटा पॉजिटिव, यहाँ पे न्यूट्रिनो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिनो बन रहा है। यहाँ पे ऊपर एंटी न्यूट्रिनो था जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव था, ये पॉजिट्रॉन का नेगेटिव है। ये आपके पास एग्जांपल है कि कार्बन का आइसोटोप से बोरॉन बन रहा है और साथ में न्यूट्रिनो और एक बीटा पॉजिटिव आ रहा है। लास्ट में बच्चों आ जाते हैं गामा रेज। गामा चूंकि आप देखो पहले था अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अब आ गया रेज। रेज इसका मतलब है ये तो प्योर रेज है, रेडिएशंस हैं। तो रेडिएशंस क्या हैं? मोस्ट एनर्जेटिक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको आइंस्टाइन साहब ने फोटॉन भी बोला था, चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, फोटॉन है, तो इसके ऊपर ना मैस है ना इनका चार्ज है। हमने डान ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में जब फोटॉन का रेस्ट मैस निकाला था m0, तो क्या आया था? वो 0 आया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैस लेस है, चार्ज लेस है। कैन नॉट डिफ्लेक्ट बोथ बाय इलेक्ट्रिक। जब ये चार्ज ही नहीं है इन पर, तो इनको कौन कोई कुछ कहेगा? इनको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, इनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। आयनाइजेशन पावर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अल्फा बीटा पार्टिकल। इनकी आयनाइजेशन पावर में इनकी लड़ाई झगड़े करने की आदत ही नहीं है,
ये बहुत ही अच्छे किस्म के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा का सबसे ज़्यादा है आयोनाइजेशन, बीटा का उससे, और सबसे कम गैमा का है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब एक चीज़ लड़ाई झगड़ा ही नहीं करती, आयोनाइज ही नहीं हो रही, तो पेनिट्रेट तो फिर वो ऑब्वियस बात करेगी ही करेगी, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू अल्फा बीटा। अल्फा की सबसे कम, बीटा की उसका कम, और सबसे ज़्यादा गामा की है। कितनी है? इट कैन पास पेपर, एल्युमिनियम शीट एज वेल एज लेड शीट। हमने अल्फा में देखा था कि पेपर उसको रोक लेता था, बीटा में देखा पेपर से तो पास हो जाता था, पर एल्युमिनियम 1 सेंटीमीटर। ये क्या करता है? ये पेपर से भी पास होता है, एल्युमिनियम से भी, और लेड से भी पास हो जाता है। इतनी पेनिट्रेशन है इसकी, चूँकि झगड़ा ही नहीं करता किसी से। मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, चूँकि फोटॉन है तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। और एमिशन ऑफ गामा रेज डज नॉट अफेक्ट मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ये किसी की सेहत पे फ़र्क नहीं डालता। क्यों? क्योंकि जब ये मैसलेस नहीं है, ये मैसलेस हैं, सॉरी चार्जलेस हैं, तो ना ये मैस पे फ़र्क डालेगा ना चार्ज पे। तो ये स्टार सिर्फ ये बता रहा है कि जब आपके पास गैमा डिके होता है, यहाँ पे जब आपके पास गैमा डिके होगा मेरे बच्चों, तो बेसिकली क्या होगा? सिर्फ एक एलिमेंट मोर स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, मोर स्टेबिलिटी। मेन ना मैस नंबर पे फ़र्क पड़ा ना एटॉमिक, पर एक गैमा रे फोटॉन ने करा। और गैमा रे फोटॉन आपको पता है हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एनर्जेटिक, इट मीन्स एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं ना। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था? E = mc²। जब जी इतनी हाई स्पीड से मूव करेंगे तो मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जब इतनी हाई एनर्जी है तो उस हाई एनर्जी की वजह से मोर स्टेबिलिटी की तरफ तो एलिमेंट आ जाएगा, उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा स्टेबल ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके मैस नंबर पे और एटॉमिक नंबर में मेरे बच्चों किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आर्टिकल है बेटा, लॉन्गर क्वेश्चन में भी आ सकता है, स्मॉलर में भी आ सकता है, बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू योर रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।